हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता दोस्तों। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स फॉर पटवार की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम कर रहे हैं 3D शेप्स का क्षेत्रफल और उनका आयतन। ये हमारा भाग 2 रहेगा। उससे पहले हमने जो वीडियो किए हैं उन वीडियो को आप एक बार देख लें, जिससे विषय की निरंतरता बनी रहे और समझ विकसित हो सके। अगला सवाल देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं कि ये अपना जो बेलन होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। और ये कितना बता रहा है? ये बोल रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। तो यहाँ से अपने को r आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई का मान हम जानते हैं 22/7। r हमें निकालना है क्योंकि त्रिज्या हमारी निकलने के बाद उसको दोगुना करके हम व्यास निकाल लेंगे। और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर बराबर 88। यहाँ से 7 दूनी 14 और r गुणा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 बराबर 88। इसका मतलब r बराबर 1। अगर r 1 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास त्रिज्या का दोगुना होगा, बराबर 2r बराबर 1 गुणा 2 बराबर 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। इसमें आप एक बार देखें कि जो रोलर है अपना वो बेलनाकार है और बेलनाकार जो रोलर है उसका व्यास दे रखा है, तो इसका मतलब उसकी हमें त्रिज्या पता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या उसकी 42 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो जब वो एक चक्कर लगाएगा तो इसके वक्र पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल है उसके बराबर एरिया कवर करेगा। तो सबसे पहले हम रोलर का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और चूंकि 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं पूरा खेल का जो मैदान को कवर करने के लिए, तो उसको 500 से गुणा कर देंगे और हमारा खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे? पहले निकालते हैं रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये अपना बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस 42 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। और ये अपना हो गया 7 छंग 42। इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये अपना हो गया 6 दूनी 12 गुणा 22 गुणा 120 और 12 12 144 गुणा 22 0 22 चौक 88 हासिल 4 22 चौक 88 और 4 92 हासिल 9 22 एकम 22 और 9 31 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और है, ये तो केवल रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब इसको 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं पूरा मैदान कवर करने के लिए, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल इसको 500 से गुणा करेंगे। मैदान का क्षेत्रफल बराबर 31280 इंटू 500 बराबर 1 2 3 3 बिंदी आ गई यहाँ पर। 8 पंजो 40 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6 और 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 गुणा 100 का भाग देंगे। तो ये 1564000 अपॉन 100 इंटू 100 और 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और ये 15664 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्योंकि शंकु है तो शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख देंगे सीधा सीधा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर स्क्वायर आधारिक त्रिज्या 14 है तो 14 गुणा 14, और एच जो है वो अपना आ जाएगा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये कट जाएगा 7 दूनी 14, और इसको अब हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 14 को 16 दूनी 32 गुणा 14 को 22 से गुणा कर देते हैं तो 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30/3, और फिर हम इसको गुणा कर लेते हैं 308 से 32 को, तो 308 का गुणा हम 32 से करेंगे तो ये अपना 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 8 तिया 24 और 3 तिया 9, जोड़ देते हैं 6 4 1 5 6 2 8 और 9, तो ये अपना आ गया 9856 / 3। ये इसका आयतन आ गया। और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के लिए पहले हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, और तिर्यक ऊंचाई हम जानते हैं L जो है दैट इज √r² + h², और यहाँ से ये निकल के आ जाएगी अपनी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ऊंचाई 16 स्क्वायर, 14 को का जो स्क्वायर है 196 प्लस 16 का स्क्वायर 256 बराबर √6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 √452। इसमें 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो अंदर से 4 निकालना पड़ेगा तभी तो उसका √2 होगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौक 52। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सीधा फॉर्मूला लगाते हैं पाई, क्योंकि जो उसका वक्राकार क्षेत्रफल है उसका उसका क्षेत्रफल πr/l, और प्लस जो नीचे वृत्ताकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल πr², या πr को मैं बाहर भी ले लूँ तो अंदर r + l, और पाई 22/7 r14 इंटू r14 प्लस l 2 इंटू 113, 7 से 7 कट जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 22 को 14 से गुणा कर लेते हैं, अगेन 14 दूनी 28 हासिल 2 14 28 और 2 30 प्लस 22 दूनी 44 इंटू 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। परीक्षा में आप देखोगे कि ज़्यादातर जो सवाल होते हैं उनकी गणनाएं अंडर रूट में या डेसिमल में बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। अगर ये जाती भी हैं तो सीधा उसका मान अंडर रूट में लिखा रहता है, उसको हमें हल कराने के लिए बहुत कम पूछता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अपना कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, वह उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यदि कैनवास का मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करो। क्योंकि जब हम तंबू लगा रहे हैं तो तंबू में जो कपड़ा है, कैनवास मतलब कपड़ा, वो केवल उसका जो वक्र पृष्ठ है उसी पर लगेगा। तो यहाँ पर पहले हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई L² जो है ये होता है r² + h² पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये मेरा शंकु है और ये h ऊंचाई है, r इसका रेडियस है, तो तिर्यक ऊंचाई जो है ये अपने को पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी, L² बराबर √r² + h²। तो त्रिज्या कितनी है 24 मीटर है, तो 24 स्क्वायर प्लस 100 10 गुणा 10 स्क्वायर, 24 स्क्वायर जो है ये अपना आ जाएगा 576 प्लस 100, और ये अपना आ जाएगा √676, और ये आ जाएगा अपना 26 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि कैनवास का मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कैनवास जो कपड़ा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कैनवास की लागत बराबर उसका क्षेत्रफल गुणा दर, तो 26 गुणा 70 बराबर 0, 7 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18,
रुपये। अगला सवाल देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले व अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। पहले हम गोले का निकाल लेते हैं, फिर हम अर्धगोले का निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि गोले का संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें एक ही पृष्ठ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अपना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपना हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये 22 चौक 88 गुणा 21 63 गुणा कर लेंगे। 8 तिया 24 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26, 8 संग 48 हासिल 4, 8 संग 48 और 4 52, 4 8 और 6 14, 2 2 4 1 5 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहीं पर पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ अर्धगोला आते ही आप उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको आधा मत कर देना, क्योंकि जब गोले को बीच से हमने काटा है तो उसका जो वृत्ताकार भाग बनता है उसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। तो जो बाहर जो उसका वक्राकार भाग है उसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो एक वृत्त का जो आकार कटता है उसका पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 × 22/7 × आर स्क्वायर। 7 तिया 21 और ये अपना आ जाएगा 66 गुणा 21 63 गुणा कर देंगे। 6 तिया 18 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 6 छंगा 36 हासिल 3, 6 छंगा 36 और 3 39, ये हो जाएगा 8, 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ गोले का आयतन, और गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा अपना 4/3, पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब का मतलब जो त्रिज्या है उसकी 21 गुणा 21 गुणा 21। 7 तिया 21, 3 तिया 3 से 3 कट जाएगा, तो ये अपना आ गया 21 को जब मैं 21 से गुणा करूँगा तो 441 गुणा 4 गुणा 22, 4 से फिर मैं गुणा कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 गुणा 22 गुणा कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 5 2 8 जोड़ देता हूँ। 8 8 और 2 10, 5 2 10 और 1 11 सिल 1, 5 3 8 और 1 सॉरी 8 8 और 2 10 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 3, ये मेरा उसका गोले का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। और अर्धगोला जो है वो उसका जो आयतन है वो गोले के आयतन से आधा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका सीधा सीधा आधा है, तो अलग से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सीधा 2 का भाग दे दो तो ये अपना आ जाएगा 19 दूनी 38 404 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अगला सवाल लेते हैं, और अगला अपना सवाल है कि एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसे कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 मीटर क्यूब पानी आ सके। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि वो जो घनाभकार बर्तन है उसका आयतन 380 मीटर क्यूब है, और हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है ये अपना होता है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन दे रखा है, और आयतन कितना है मेरा 380, लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई दे रखी है 8 गुणा ऊंचाई अपने को निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बराबर 380/10 गुणा 8, 10 कट जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा 4, और ये आ जाएगा 19 दूनी 38 बराबर 19/4 या 4 चौक 16, 4 सही 3/4 मीटर। अगला सवाल देखते हैं कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास
24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। देखो इस तरह के सवालों में पहले तो सीधा सीधा जो है अपने को जो लकड़ी का आयतन है वो निकालना है, और ये बेलनाकार है और बेलनाकार अंदर से जो बेलन है वो खोखला है। तो पहले मैं जो बाहर जो त्रिज्या जितनी दी हुई है उसके हिसाब से आयतन निकाल लूँगा, फिर अंदर जो बचा उसका आयतन निकाल लूँगा, और दोनों का जो रेफरेंस है वो मेरे को लकड़ी का आयतन आ जाएगा। और उसके बाद उसका जो घनत्व होता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है वो अपने को दे रखा है, तो उसी हिसाब से मैं फिर निकाल दूंगा जितना मेरा आयतन आएगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब, उसको उसके घनत्व से गुणा करके, और मेरे को निकल आता है जो भी उसमें मटेरियल दिया है उसका वजन। तो मैं सीधा लिस्ट में लिख देता हूँ कि ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन का आयतन, क्योंकि मैं 2 बार नहीं लिखने चाह रहा, दोनों का अलग अलग निकाल के एक ही बार निकालना चाह रहा हूँ। ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ आर बाह्य त्रिज्या और छोटा आर जो है वो आंतरिक त्रिज्या गुणा एच है। पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखे हैं, इसलिए इसका जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, उसका आधा माइनस 24 का आधा 12 स्क्वायर, और ऊंचाई 35। 7 से आप गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 7 पंजू 35 बराबर 22, और 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 144 गुणा 5। 11 पंजू 110 गुणा 6 में से 4 गया जब 2, और 9 में से 5 गया जब 9 में से 4 गया जब 5। अब हम इसको गुणा कर लेंगे 52 को 110 से, 0, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 पंजू 55 और 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। और दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है, इसलिए कुल लकड़ी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कुल लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 5720 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43 हासिल 4, 6 पंजो 30 और 4 34, और 1 अंक छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, इतने ग्राम, या ये अपना हो गया 3.432 किलोग्राम। अगला सवाल देखते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर अपने को शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, और त्रिज्या निकालनी है। तो रख देते हैं मान। आयतन 1570 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और जो हाइट है इसकी वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 1570 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 गुणा 15। यहाँ पर 3 पंजो 15 कट जाएगा, और यहाँ ऊपर मैं काटता हूँ, देखते हैं कितना आता है। 5 3 15 पूरा कट गया, 7 14 पंजो 70 314। ये 2 से कट जाएगा, ये नीचे 11 आ गया, और ऊपर 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 1 1 157 अपॉन 11। माफ़ कीजिएगा, इसने पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 दे रखी है, तो यहाँ से ये सवाल जो है इसको ऐसे हम नहीं करेंगे, हम जो पाई की वैल्यू दे रखी है वही रख के करेंगे। और ये 1570 बराबर 1/3 गुणा पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15, ये कट जाएगा, 3 पंजो 15, यानी 1570 बराबर, अब 5 से गुणा कर देते हैं, 14 पंजो 70 और 5 तियाँ 15, और 2 अंक छोड़ के डेसिमल इंटू आर स्क्वायर। देखिए कितना सरल कैलकुलेशन थी इसकी, जो इसमें मान पाई का दिया वो रखने से
इसलिए ध्यान रखें कि अगर पाई का वैल्यू उन्होंने बोल रखा है तो वही रखना है, अगर नहीं बोल रखा है तो आप अपने को 22/7 करना है। इसलिए r² बराबर 1570/15.70। अगर मैं डेसिमल यहाँ से हटाता हूँ तो गुणा 100 और 1570 से 1570 कट जाएगा, ये मेरा 100 आ गया। और r बराबर √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। और यही इसने पूछा है, आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरी जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात करो। तो पानी का आयतन मतलब इस गोले का आयतन, उसके अंदर की त्रिज्या दे ही रखी है। तो हम जानते हैं कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो ये अपना हो जाएगा 4/3, और पाई की वैल्यू 22/7 और r³ बराबर त्रिज्या दे रखी है 3.5 × 3.5 × 3.5। अब यहाँ से हम काट देंगे 7 पंजों 35, तो ये 0.5 हो जाएगा। और अब हम इसको गुणा करते हैं, बराबर 4/3, तो इसको तो 22/3 ऐसे रहने देते हैं अभी। और 4 को जब 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजों 20, और एक डेसिमल आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 × 3.5 × 3.5 बराबर 22/3, और 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 × 3.5। अब 22 को मैं गुणा कर लेता हूँ 3.5 से, तो 22 पंजो 110 हासिल 11, और 22 या 66 और 11 77, यहाँ पर जाएगा गुणा 7/3, और ये 7 7 49 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा उसमें जो पानी भरा जाएगा उसका आयतन आएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाली प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आधार और उसके सामने वाला फलक बराबर हो तो हम उसका आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और ये यही कह रहा है, प्रिज्म है तो आधार और उसके आधार के सामने जो ऊपर वाला फलक है वो बराबर होगा, इसलिए इसका जो आयतन होगा ये हो जाएगा अपना आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और आधार क्या है इसका? एक त्रिभुज है। देखो, ये प्रिज्म कैसे बनेगा? इस प्रिज्म का इस तरह का ये इस तरह से है। नीचे भी त्रिभुज है, उसके ऊपर भी त्रिभुज है, और जो साइड हैं इसमें अपने आयताकार क्षेत्र है। तो अब हम निकालते हैं इसका आयतन और आधार का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², और गुणा ऊंचाई हम इसमें दे ही रखी है। तो ये √3/4, आधार की भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो गुणा 3 × 3, और गुणा ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10। तो ये कट जाएगा 2 और 5, और 3 3 9 5 45 √3/2 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन हो जाएगा। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? 3 उसमें आयताकार फलक हो जाएंगे जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तथा 2 समबाहु त्रिभुजाकार फलक रहेंगे जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका कुल क्षेत्रफल, जो 2 त्रिभुजाकार क्षेत्र हैं तो 2 हैं, और समबाहु त्रिभुज हैं उसमें तो √3/4 a² प्लस 3 आयताकार क्षेत्र हैं, और तीनों आयताकार क्षेत्रों का जो भुजाएं हैं वो उनकी लंबाई गुणा चौड़ाई में लिख देंगे। तो 2 × √3/4 गुणा a², 3 × 3 प्लस 3 गुणा लंबाई या ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई इसकी 3 है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 3
9√3/2 प्लस 3 × 9 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल है कि एक पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि इस तरह के सवाल आना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, अगर इनकेस आ जाता है तो ठीक है। इसके अलावा जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये सवाल आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एसएससी में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जो पिरामिड का मतलब ये हो गया कि उसका जो ऊपर वाली सतह होगी वो सतह ना होकर एक बिंदु पर आके वो सिमट जाएगा। और अगर इस तरह की जो अपने 3D आकृतियाँ होती हैं जिसमें नीचे एक बेस होता है और ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे शंकु में हमने देखा था, वैसे ही पिरामिड में होगा। और इसका आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो जो ये पिरामिड है, इस पिरामिड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और ये अपना हो जाएगा 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग है, तो 8 × 8, और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो ये 3 × 3 3 दूनी 6, और ये 8 8 64 गुणा में 2 बराबर 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ इसका सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो जो नीचे वर्गाकार बेस है उसका हम ज्ञात करेंगे, इसके अलावा इसकी जो साइड की जो सतह हैं, जो पृष्ठ है त्रिभुजाकार, उनका भी ज्ञात करेंगे। और जो त्रिभुजाकार सतह हैं वो जो है उनका पाइथागोरस थ्योरम से पहले उनकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो ज्ञात करनी होगी, क्योंकि वही जो तिर्यक ऊंचाई जो है वो उस त्रिभुज की ऊंचाई रहेगी। और इसके लिए हम इस तरह से देखते हैं कि ये नीचे एक वर्गाकार क्षेत्र है, और यहाँ पर ये सभी जाके ये बिंदु मिल रहे हैं। यही मेरा पिरामिड है। तो इस पिरामिड का जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो जब मैं इसकी ऊंचाई निकालूंगा तो यहाँ से बीच से निकालूंगा, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये तो 4 सेंटीमीटर है, और पूरी जो हाइट है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या है, ये जो नीचे बेस है ये तो 4 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इससे मेरे को ये इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये ज्ञात हो जाएगी। और ये कितनी होती है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, और ये मेरी होती है, ये क्योंकि विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया ये, और कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस लंब का स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो बराबर 4 चौक 16 प्लस 36, और ये 6 6 12 3 और 1 4 1 5 √52 बराबर 2√13। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नीचे जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 3 इसमें 4 जो है साइड है त्रिभुज है, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो 8 × 8, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुणा त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2, आधार यही 8 सेंटीमीटर गुणा इसकी ऊंचाई 2 × √13। तो 8 8 64 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8 चौक 32 √13, और ये 32 कॉमन अगर आप ले लेते हो तो 32 × 64 प्लस √13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कड़ी का हम अंतिम सवाल देखते हैं। एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई व 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि
इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें सीधा आप क्या करो कि जो बड़ी आकृति है उसमें छोटी आकृति का भाग दे दो, तो उसमें जो छोटी आकृति की संख्या है वो सीधा आ जाती है। करना क्या होता है इसमें कि एक्चुअल में हम आयतन बराबर कर रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब बड़ी आकृति क्या है, गोला है, मैं वैसे लिख लेता हूँ, बड़ी आकृति का आयतन बराबर छोटी आकृतियों की संख्या, छोटी आकृतियों की संख्या गुणा छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन। और यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मैं इसको केवल n लिख दूँ, आकृतियों की संख्या को n, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ n बराबर बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति, छोटी आकृति का आयतन, छोटी आकृति का आयतन। और ये मेरा हो जाएगा, ऊपर गोला है और उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई गुणा r क्यूब, 15 गुणा 15 गुणा 15। और शंकु बनाने हैं उसके, तो शंकु का आयतन 1/3 गुणा पाई r स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 15। पाई से पाई कट जाएगा, 3 नीचे है ये भी कट जाएगा, 7.5 दूनी 15, 7.5 दूनी 15, 15 से 15 कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया 4 गुणा 2 गुणा 2, और 2 दूनी 4 चौक 16 शंकु उसमें से बन जाएंगे। इस तरह से हमारी जो ये सीरीज़ थी जो हमने पटवार के लिए शुरू की थी, उसका पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है। मैं एक बार आपको यही कहूँगा कि इसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट और विविध प्रकार के जितने भी सवाल बन सकते थे वो सवाल, और पिछले परीक्षा में पूछे गए सवाल थे वो सारे सम्मिलित किए हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लें, इन प्रश्नों को लिख लें और बार बार इनको रिवाइज करें। इसके अलावा जहाँ से भी आपको अभ्यास के लिए प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्नों को हल करते रहें। दोस्तों, अपने स्पेशल सेगमेंट के तहत कल हमने सवाल पूछा था बोनस क्वेश्चन के रूप में कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों, एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि आयत और वर्ग ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। वर्ग भी आयत ही है, क्योंकि आयत हमने क्या माना था कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए और सारे जो कोण है वो 90 डिग्री होने चाहिए। तो वर्ग जो है उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और सारे कोण 90 डिग्री के हैं। वर्ग एक चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। तो जो जो चीज़ें आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में लागू होंगी वो वर्ग में भी लागू होंगी। लेकिन जो आयत होती है वो वर्ग नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग आयत होता है। नंबर 1। नंबर 2, इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो ये देखेंगे कि जो 10% की वृद्धि और 40% की वृद्धि दो क्रमागत वृद्धियां हैं। तो इन दो क्रमागत वृद्धियों को हम जो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था, उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो डायरेक्ट हम अपना सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। माना आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर, तो 10% वृद्धि के बाद 10% वृद्धि के बाद लंबाई 110 सेंटीमीटर। इसी तरह से मान लेते हैं कि आयत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 100 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 20% वृद्धि के बाद चौड़ाई ये अपना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब पहले क्षेत्रफल कितना था, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 गुणा 100 बराबर 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नया क्षेत्रफल, नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई बराबर 110 गुणा 120, 00, 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, 13200 माइनस 10000 बराबर 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि बटे पहले का क्षेत्रफल गुणा 100। वृद्धि कितनी है 3200 और पहले का क्षेत्रफल कितना था गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और ये अपना हो जाएगा 32%। इस सवाल को जब हम क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाले सूत्र से करेंगे तो वो अपना सूत्र आया क्या था, x + y + xy अपॉन 100। ध्यान रखें कि यहाँ पर वृद्धि को प्लस से और अगर कमी हो रही तो उसको माइनस से चिन्हित करेंगे। x कितना है 10%, y कितना है 20% प्लस x 10 गुणा y 20/100। तो 10 + 20 + 20 गुणा 10 200/100। 200 में ये कट जाएगा और 20 और 10 30 + 2 32% जो है वो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो विशेष सेगमेंट था ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमने मैथमेटिक्स का अपना जो पोर्शन था पटवार के लिए वो पूरा कर लिया है। हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश जो चैनल पे हमने चलाया वो न केवल पटवार के लिए बल्कि उन विभिन्न भर्तियों के लिए काम आएगा जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में है। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। मैंने जो सवाल करवाए हैं उन सवालों को अपनी नोटबुक में लिखें और एग्ज़ाम से पहले उनको ज़रूर रिवाइज़ करें। इसके साथ ही आपको जहाँ से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन लेते रहें और उन क्वेश्चंस को करते रहें। दोस्तों इसी के साथ ये भी याद रखना कि है समय नदी की धारा में सब कुछ बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों आप अपने पर विश्वास रखें और इतिहास बनाने का आपने जो कदम उठाया है उस कदम पर निरंतर बढ़ते रहें। सफलता ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। अगर हमारी लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स पर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।